स्विमिंग करते समय कई सावधानियों की ज़रूरत होती है, नहीं तो हो सकती है बड़ी दुर्घटना। ऐसा ही मामला आया इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर बसंत कुंज हॉस्पिटल में, जिसका सफल रोबोटिक सर्जरी कर नया जीवन दिया गया। गुरुदेव यस। ये बताएं कैसे आज स्पाइनल इंजरी एक नॉर्मल चीज़ सी तो हो ही गई है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और स्विमिंग में जिस तरीके से आपने एक देखा है, पर्ल का आपने इलाज किया है, किस तरीके का था इलाज और किस तरीके से वो आई थी आपके पास? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज संगोनी मठ है। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड के तौर पे इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में काम करता हूँ। जैसे आपने अभी बोला, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक कॉमन सी चीज़ है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि टाइम के साथ हमने पिछले 4-5 साल में ये देखा है कि जो मोटर व्हीकुलर एक्सीडेंट्स के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता था, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि बेटर रोड्स के कारण और बेटर व्हीकल्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कारण। तो हमें ये अपने सरकार को और हम हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हमारे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि रोड्स अच्छे होने के कारण, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ने के कारण, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती थी वो कम हो गई है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो हो रही है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के कारण या रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स के कारण जो हो रही है वो बढ़ रही है, क्योंकि अभी आजकल सबके पास इंटरनेट, सबके पास टीवी है, सब ट्रैवल करते हैं, सब लोग अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके कारण एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड लोगों के पास आजकल स्विमिंग पूल की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो फिर ऐसे जो डाइविंग इंजरीज़ है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के कारण जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ हो रहे हैं, नेक में जो इंजरीज़ हो रहे हैं वो बढ़ रहा है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण कम हो रहा है, बट इनके कारण बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लोग गिर के फिर गर्दन वगैरह तोड़ लेते हैं वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो जैसे पर्ल है, पर्ल इज़ 24-year-old गर्ल। तो वो अपने एक्चुअली कॉलेज के बाद एक पार्टी में जो उन्होंने अपने पासिंग आउट सेलिब्रेशन पार्टी था, उसमें वो एक तरीके से कंपटीशन के तौर पे उन्होंने डाइव किया। इवन दो शी इज़ वेरी वेल ट्रेन्ड नेशनल लेवल स्विमर, बट उसके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ में भी हो ही सकता है। तो उन्होंने जब डाइव किया, उन्होंने अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाए, सर जाके ज़मीन पे टकराया पूल के, तो उसके कारण गर्दन मुड़ने के कारण सडनली गर्दन में चोट लगा। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आने के कारण एक तरीके से नेक के नीचे उनका सारा मूवमेंट खत्म हो गया था। डॉक्टर साहब ये बताएं कि स्पाइनल इंजरी तो हुई, जो ऑपरेशन आपने किया वो क्या रोबोटिक था, जनरल सर्जरी थी, किस तरीके क्या थी? तो हमने ये जो सर्जरी किया पर्ल में, हमने इसको हम बोलते हैं स्पाइनल फिक्सेशन सर्जरी एंड डीकम्प्रेशन सर्जरी। डीकम्प्रेशन मतलब नर्व के ऊपर से प्रेशर हटाना। और तो क्योंकि हमारे पास पिछले 2-2.5 साल से हमारे पास इंडिया का नंबर 1 एंड फर्स्ट टाइम हम इंडिया में हमने रोबोट को एक्चुअली हमारे यहाँ पे विस्थापित किया था। तो हमने पर्ल का सर्जरी एक वार्म करके है, वो कंप्यूटर नेविगेशन ने कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, एक तरीके से रोबोटिक सर्जरी है, उसके थ्रू किया था। एंड ये सर्जरी अराउंड 1.5-2 घंटे की सर्जरी थी। तो उसमें हमने स्क्रू और रॉड लगा के इसको फिक्स किया और नस के ऊपर से दबाव हटा दिया। इससे हमें एक चीज़ अच्छा ये होता है कि हम ऑपरेशन के दौरान ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि नस के ऊपर से दबाव हट गया है या नहीं हट गया। अदरवाइज़ इनके बिना क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमने हटा दिया है, बट देन बाद में एमआरआई करने में पता लगता है कि अभी भी दबाव है। तो वार्म और नेविगेशन के साथ, कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी करने के साथ ये एडवांटेज होता है कि हमें ऑपरेशन के दौरान तभी पता लग जाता है कि पूरी तरीके से दबाव हट गया है नहीं हट गया। पैरालाइज का क्या पोजीशन है, क्योंकि उनको 90% पैरालाइज भी हो गया था उसके तो बाद। अभी अब क्या पोजीशन? अभी वही है कि नेक के नीचे जब पर्ल आई थी तो कम्प्लीटली पैरालाइज थी। तो हमने जब सर्जरी किया, 2-3 दिन वेंटिलेटर पे रही, उसके बाद में हमने इनको बेसिकली फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन शुरू किया है। अब जाके वो बहुत सारा काम खुद व्हीलचेयर पे बैठ के अपना खुद कर लेती है। जो 100% एक टाइम पे किसी और पे डिपेंडेंट हो गई थी, अभी काफ़ी हद तक वो सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी है। एंड अभी भी उसका फिजियोथेरेपी चल रहा है। टाइम के साथ आई थिंक और थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट हो प्रोफेशन जाएगी। के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि और लोग ऐसे ना हो, उनकी लाइफ सिक्योर रहे? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जो लड़कपन में या जो मजाक मजाक में जो चोट लग जाते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे लिए दिक्कत बन जाती है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बन जाता है। तो इसलिए मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि स्विमिंग करें। स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस
आप अपने स्पाइन को या अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखें, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल में या कहीं पे भी कोई तालाब में कहीं पे भी आप डाइव कर रहे हो, आपको उसका डेप्थ पता नहीं है, तो पहला आप जब भी डाइव करोगे या भी जब भी जंप करोगे, लेग फर्स्ट करना चाहिए, पैर को आगे करके पहले जंप करें। स्विमिंग पूल का या कोई भी जो पानी का स्रोत है उसका डेप्थ को हम आँकें, पहले हम देखें कि डेप्थ कितना है, उसको आँकने के बाद सेकंड डाइव हमारा हेड फर्स्ट हो सकता है। और कभी भी नशे के हालत में या कभी भी अल्कोहल लेके कोई भी डाइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम नशे के हालत में होते हैं हम अपने बॉडी को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा होता है। मेरा नाम पर्ल गुप्ता है। मैं 25 इयर्स की हूँ। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ एंड मेरी इंजरी हुई थी 17 जुलाई को रात को 11 बजे। 18 जुलाई को मेरी सर्जरी स्टार्ट हो गई थी अराउंड 5 o'clock। तो कितने परसेंट रहा, कैसे रहा, आपको लगा कि हाँ मेरी इंजरी हो गई है और मुझे परेशानियाँ खड़ी हो रही, किस तरीके से आपको लगा, आप तो क्या कर रही थी उस टाइम? मैं जब मैंने जैसे ही डाइव मारी पूल में, तो उसी टाइम जैसे ही मेरा सर टकराया ज़मीन में, तो पानी कम था? पानी कम नहीं था। मैंने जैसे बताया कि मैंने ही ज़्यादा सब मतलब जोश में मैंने ज़्यादा ही डीप डाइव मार ली थी। तो जैसे ही मैंने डाइव मारी तो जब मेरा सर टकराया तो मैं ऊपर नहीं आ पा रही थी, तो इमीडिएटली उस टाइम मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ मेजर मेरे साथ हुआ है। फिर क्योंकि मैं ऊपर नहीं आ पा रही थी तो कुछ ही सेकंड बाद मैं पानी में ही बेहोश हो गई थी, जहाँ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बाहर निकाला। तो जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, तो मेरी नेक में बहुत पेन हो रहा था। मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, और तो बस उसी टाइम मेरी नेक में इतना पेन हो रहा था, तो उसी वजह से फिर MRI हुआ, तब मुझे पता चला कि मेरे को कितने स्पाइनल टाइम कॉर्ड। से स्विमिंग सीख रही हैं, कितने टाइम कर रही हैं अपना प्रॉपर किस मैं तरीके से प्रॉपर जब मैं सेकंड क्लास से थी, मतलब ऑलमोस्ट 10-11 साल की होंगी मैं तब से स्विमिंग कर रही हूँ। मैंने नेशनल लेवल तक स्विमिंग कर रखी है। कर रखी हाँ है जी, आपने? हाँ जी। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपने इलाज किया, आप यहाँ पर आए हॉस्पिटल में, कैसे लगा आपको यहाँ पर हॉस्पिटल में आपका इलाज हो जाएगा? तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आने की सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत क्विक ट्रीटमेंट मिल गया मुझे, ठीक है। और ट्रीटमेंट, चलो सर्जरी एक पार्ट होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होती है रिहैबिलिटेशन, जो हमारी फिजियोथेरेपी होती है। क्योंकि वरना क्या होता है कि हम बॉडी मूव नहीं कर पाते, क्योंकि हम पैरालाइज हो जाते हैं उस टाइम। तो आप सिर्फ बेड पे नहीं लेटे रह सकते हो, ठीक है, आपकी बॉडी अकड़ जाएगी, आप लॉन्ग रन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्टिव रहना। आप एक्टिव रह ही सिर्फ रिहैबिलिटेशन सकते हो। अभी भी मुझे 9 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक भी मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस है अपनी रिहैबिलिटेशन। शरीर को एक्टिविटीज को किस तरीके से लेती है इसमें, डेली एक्टिविटीज किस तरीके से आपकी प्रॉपर तरीके से हो रही है? देखिए प्रॉपर तरीके से ऑब्वियसली, क्योंकि हाथ ढंग से नहीं चलते, बॉडी नहीं चलती, लेकिन क्योंकि जैसे अब ब्रश करना है हमें, तो उसके लिए अलग अलग तरीके की डिवाइसेस आती है। जैसे यूनिवर्सल कफ एक चीज़ होती है जिससे हम ब्रश कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ की शोल्डर की मूवमेंट है, तो